Assalamu alaikum, sir. My name is Haris Ali. I study in grade 7 in Thal Public School and at College 22 MB Khushal. If it's not too much to ask, how do volcanoes erupt and what causes magma to come out of the earth? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Haris Ali, for your question. You want to understand the magma and the volcanoes and eruption of magma and making of volcanoes. Uh, Let me explain a few terms which would help you understand the phenomenon of eruption of magma and formation of magma. What is a volcano? First of all, volcano is a rupture in the earth's crust from where the magma comes out, it rises to the surface of the earth. फर्स्ट डेफिनेशन तो वोल्केनो की ये है कि ये एक रप्चर होता है, यानी एक शगाफ है जमीन के क्रस्ट में जहां से मैग्मा बाहर निकलता है। दूसरी डेफिनेशन वोल्केनो की ये है कि इट इज अ माउंटेन which is formed by the accumulation of magma over repeated eruptions। जब बार बार वहां पे इरप्शन होती है, मैग्मा निकलता है, तो ओवर ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वो एक माउंटेन बन जाता है। जैसे ये जापान में फ्यूजी माउंटेन है, इसी तरह फिजी में माउंटेन्स हैं, तो ये उसके बने हुए हैं। ये नहीं है कि सारे माउंटेन्स जो हैं वो ये मैग्मा से ही बनते हैं। ये जो बड़े बड़े माउंटेन है ना, हिमालयाज एंड एल्प्स जो यूरोप में हैं, वो इससे नहीं बने हुए, वो टेक्टोनिक फोर्सेस से बने हुए हैं। वो अर्थ क्रस्ट जो है, टेक्टोनिक फोर्सेस अर्थ क्रस्ट को स्क्वीज करती हैं, तो वो इस तरह बल्ज आउट हो जाती है बाहर। तो ये हिमालयाज और एल्प्स वगैरह जो हैं वो उस टेक्टोनिक फोर्स की वजह से बने हुए हैं। अच्छा, खैर, ये तो एक ज़िमनी बात थी। सबसे पहले ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मैंने बात की है, और ये मैग्मा आपको समझने के लिए पहले अर्थ की शेप को, उसकी लेयर्स को समझना ज़रूरी होगा। अर्थ की, हमारी जो अर्थ है, आपको पता है कि इट्स ओवल, हम इसको राउंड समझ लेते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इट हैज 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और वो जो क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो क्रस्ट इज अबाउट 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर थिक। 5 से 70 किलोमीटर उसकी थिकनेस है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। ठीक है, ये 5 से 70 किलोमीटर जो रेंज है ना, एक्चुअली जो ओशंस हैं, ओशन के नीचे जो ओशानिक क्रस्ट है वो है 5 टू 10 किलोमीटर थिक, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, यहाँ पे जो जो लैंड है, वो है 10 टू 70 किलोमीटर थिक। तो इसलिए ये रेंज इसकी बताई जाती है। जो उसके अंदर वाली लेयर है क्रस्ट के नीचे, 70 किलोमीटर जब हम नीचे चले जाएं, तो उस लेयर को मेंटल कहते हैं। सबसे बड़ी लेयर है, और तकरीबन 80% ऑफ द अर्थ जो है उसका मैस वो बनाती है, और उसको मेंटल कहते हैं। और वो क्या है? रॉक्स हैं, रॉक्स। और वो रॉक्स भी किस तरह की हैं कि वो, चूंकि अर्थ के इनसाइड जब हम जाते हैं तो हीट बहुत ज्यादा है, एंड इट बिकम्स हार्टर एज वी गो डीपर एंड डीपर। कोर तक जब जाते जाएं तो ये बहुत ज्यादा गर्म होती जाती है, और मैक्सिमम हीट जो है वो कोर में है। तो ये जो मेंटल है 2900 किलोमीटर थिक है ये। ठीक है,
उसके बाद मेंटल के नीचे आउटर कोर, तीसरी लेयर आती है, वो 2200 किलोमीटर थिक है। अच्छा, वो क्या है? वो एक मोल्टन आयरन एंड निकल लिक्विड है, बिल्कुल 2200 किलोमीटर थिक लिक्विड है। किस चीज का बना हुआ है लिक्विड? वो आयरन और निकल जो है वो मेल्ट हुए हुए हैं, और उसके नीचे जो आखिरी लेयर जमीन के बिल्कुल सेंटर में बन जाती है, वो इनर कोर है, और वो सॉलिड आयरन और निकल है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये कहेंगे कि जी जो हीट है वो तो इट इंक्रीजेज एज वी गो डीपर, मगर सेंटर में जहां पे हीट इतनी ज्यादा है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उतनी हीट है जितनी सन की सरफेस के ऊपर होती है। तो इतनी हीट वहां पे है, तो वहां पे जो आयरन और निकल है वो सॉलिड है, मगर उसके बाहर जहां पे हीट थोड़ी कम हो जाती है, वहां पे आयरन और निकल जो है वो मोल्टन फॉर्म में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये क्रस्ट है 70 अप टू 70 किलोमीटर थिक, उसके बाद नीचे 2900 किलोमीटर थिक मेंटल है, उसके बाद फिर 2200 किलोमीटर थिक आपकी आउटर कोर है। इस सब का प्रेशर कितना, वजन है, इस सब का वेट इनर कोर पे पड़ता है। तो वो अगरचे हीट वहां पे ज्यादा है, मगर वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा है, वजन इतना ज्यादा है कि वो एटम्स जो हैं आयरन के और निकल के, उसको स्क्वीज कर दिया हुआ है ये अपर लेयर्स ने, इतना स्क्वीज कर दिया कि दे आर पैक्ड इनटू अ सॉलिड फॉर्म, इसलिए वो सॉलिड है, हालांकि हीट इनर कोर में ज्यादा है। और आउटर कोर में आयरन और निकल मोल्टन क्यों है? इसलिए कि आउटर कोर में हीट तो थोड़ी कम है, रिलेटिवली जरा कम है इनर कोर से, मगर उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए वो मोल्टन फॉर्म में जो आउटर कोर है। और मेंटल जो है वो उसमें डिफरेंट, मेंटल के अंदर फिर 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। मेंटल की जो टॉप लेयर है वो सॉलिड है, जो सेंटर वाली है वो थोड़ी इस तरह की लिक्विड है, जिस तरह की आप समझें कि जेली है, इस तरह की लिक्विड है। और फिर नीचे वाली उसकी लेयर जो है अगेन वो सॉलिड है, इसलिए कि वहां पे प्रेशर कम है, और नीचे फिर लिक्विड जो आपका आयरन और निकल है वो लिक्विड है जो आउटर कोर में है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो आउटर लेयर है, क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो है ये इस तरह कोई एक इकट्ठी एक ही चीज नहीं है। ये अगर हम अर्थ को एक एग समझ लें, तो उसका जो एग शेल है, बाहर वाला छिलका, वो क्रस्ट है, और उसके अंदर जो एग वाइट है वो मेंटल है, और उसके अंदर जो योक है, जर्दी, वो कोर है। तो ये जो एग शेल है ना, ये एग शेल इस तरह है कि ये जगह जगह से क्रैक हुआ हुआ है, मगर क्रैक होने के बाद इसको ग्लू लगा दी गई है, समझे, जुड़ा हुआ भी है, क्रैक भी है। अच्छा, ये जो जुड़ा हुआ है और क्रैक है जगह जगह से, ये अगर इसको हम अर्थ क्रस्ट मान लें, इस एग शेल को, तो ये 7 to 8, 7 से 8 ये इसके पीसेज हैं, एग शेल के 7 से 8 पीसेज हैं, ठीक है। और इनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये चूंकि पीसेस टूटे हुए हैं बट ग्लू से जुड़े हुए भी हैं, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं, ठीक है, जिससे फिर आप कभी कभी ये अर्थ को एक्सपीरियंस करते हैं। खैर, ये तो था यहां तक कि आपको आगे जाके जो कि मैंने समझाना है, इसलिए ये चीजें बतानी जरूरी थी।
आपने ये नहीं पूछा। बट अब हम चलते हैं वोल्केनो आप समझ गए, या तो रप्चर को कहते हैं जिसमें से मैग्मा बाहर निकलता है, या उस माउंटेन को कहते हैं जो रिपीटेड एरप्शन से मैग्मा पाइल अप होके एक्यूमुलेट होके वो पहाड़ बन जाता है, उसको वोल्केनो कहते हैं। अब आगे मैं आपको समझाता हूं कि मैग्मा जो है, मैग्मा ये क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें होता क्या है मैग्मा के अंदर। देखें, मैग्मा के अंदर जो मेजर एलिमेंट्स है ना, वो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, गैस फॉर्म में नहीं है। सिलिकॉन है, जो बड़ा कंपोनेंट है वो सिलिकॉन है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम है, आयरन है, और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटाशियम है। ये एलिमेंट्स हैं मैग्मा के अंदर। मगर उसके अंदर गैसेस भी हैं। 3 तरह की गैसेस होती हैं मैग्मा के अंदर। एक तो वाटर वेपर, यानी वाटर जो है गैस की हालत में। आपको पता है वाटर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो वाटर जब H2O के मॉलिक्यूल दूर दूर हो तो वो गैस होगा, तो वो वाटर वेपर की गैस एक तो वो है। एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 गैसेस भी मैग्मा के अंदर मौजूद होती हैं। फिर जो मेजर पार्ट मैंने बताया था आपको, सिलिकेट। सिलिकेट जो है SiO2, ये 50% जो मैग्मा है उसमें 50% भी होता है किसी मैग्मा में, और किसी मैग्मा में 70% भी होता है। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन से मैग्मा में 50% होता है और कौन से मैग्मा में 70% होता है। तो ये आपने कंपोजिशन देख ली मैग्मा की। अब ये देखना है कि ये मैग्मा बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा किस तरीके से बनता है। मैंने आपको बताया कि इनसाइड आवर अर्थ इज लाइक एन ओवन, तनूर, तंदूर जिसको पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में तनूर कहते हैं। तो ये ओवन है, एंड इट बिकम्स हार्टर एंड हार्टर एज यू गो डीपर। जब आप नीचे जाते हैं तो ये गर्म होता जाता है। अब जो रॉक्स हैं मेंटल में जो रॉक्स हैं वो हीट अप होकर तो लिक्विड बन जाती, ठीक है। मगर इस तरह नहीं है कि वो इस तरह लिक्विड बन जाए और बाहर आ जाए। 3 तरह के फिनोमिनन से मैग्मा बनता है, 3 तरह के फिनोमिनन से, ठीक है। एक तो ये है कि उसको कहते हैं डीकंप्रेशन मेल्टिंग। डीकंप्रेशन मेल्टिंग, रॉक कैसे मेल्ट करती है। देखिए, मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स का आपको बताया था। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी दुनिया में देयर आर 7 to 8 टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, जिसके ऊपर ये हमारी, जिसके ऊपर हम रहते हैं। वो जिस तरह एग शेल जुड़ा हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट 7 to 8 है। यानी एग शेल को आपने देखा उसके 7 to 8 पीसेस बट जुड़े हुए हैं, इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। ये जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये इस तरह जुड़ी हुई हैं, ग्लू लगा हुआ है। अब जब ये व्हेन दे पुल अपार्ट, थोड़ा सा साइड पे होती हैं, जब ये साइड पे होती हैं तो क्या होता है कि जो इनके नीचे रॉक्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स किस चीज की हैं, ये तो अर्थ क्रस्ट में है ना। तो रॉक्स जो मैं कह रहा हूं वो नीचे मेंटल में है। उनके नीचे जो रॉक्स हैं उनके ऊपर प्रेशर खत्म हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो वो मेल्ट करना शुरू कर देती है। आप कहेंगे जी प्रेशर कम होने से रॉक मेल्ट करना कैसे शुरू कर देगी। भाई उसको आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की कि वो मेल्ट करे, आपने सिर्फ प्रेशर कम किया है। मसलन आप देखें ना, वाटर जो है आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहां पे है एट सी लेवल, जमीन पे, यहां पे जहां पे हम रहते हैं।
अगर आप उस वाटर को माउंट एवरेस्ट पे ले जाएं, वहां पे जाके गर्म करें, तो वहां पे ये जो एयर है इसका प्रेशर इधर ज्यादा है, जो जो ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। माउंट एवरेस्ट के ऊपर एयर का ऊपर से वजन, ऊपर से दबाव इतना कम हो जाता है कि वहां पे वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना शुरू कर देता है। वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर एट सी लेवल जब आप माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, 28,000 29,000 फुट ऊपर जाएंगे, तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना शुरू कर देगा। क्यों? वहां पे आपने प्रेशर कम कर दिया। तो जो ही टेक्टोनिक प्लेट्स साइड पे हुई तो प्रेशर कम हुआ, तो वो जो नीचे रॉक्स थी, हॉट रॉक्स थी मेंटल में, दे स्टार्ट मेल्टिंग और वो मैग्मा बन गया। एक तरीका तो मैग्मा बनने का ये है, और एक है फ्लक्स मेल्टिंग। फ्लक्स मेल्टिंग वो कैसे मैग्मा बनता है? ये देखें, दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो सब डक्ट हो गई है। ये सब डक्ट लफ्ज जियोलॉजी में इस्तेमाल होता है, डाइव कर गई है बीनीथ द अदर, इसके नीचे, थोड़ी नीचे होके ऐसे आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ, जब ये नीचे आ गई है तो ये ओशंस में होता है यूजुअली। जो पहला मैंने बताया था ना आपको, डीकंप्रेशन वाला, वो भी ओशंस में होता है, और ये भी ओशन में जो क्रस्ट है ना ओशन के नीचे, उसमें होता है। अब वो एक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो नीचे आ गई है, सबडक्ट हो गई है। अब ये जो खला बना है, इससे पानी नीचे गया। ये जो पानी नीचे गया है, तो नीचे जो रॉक है मेंटल में, उसके ऊपर पड़ा। जब ये पानी तो उसके ऊपर पड़ा, रॉक के ऊपर, तो वो रॉक मेल्ट हो गई। आप कहेंगे अजीब बात है, वो रॉक गर्म थी, पानी पड़ने से तो उसको ठंडा होना चाहिए था, वो मेल्ट कैसे कर गई? ये एक बड़ा मैजिक है, ये बड़ा फिनोमिनन है। वो इस तरह है, आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो लोअर कर दिया है, यानी अब वो लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि आप इसमें जो इसको मेल्टिंग पॉइंट लोअर करके किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट लोअर करके उसको पिघलाना या उसको इवेपोरेट करना, ये आपने देखा होगा कि जहां पे स्नो पड़ती है, आइस होती है, जहां पे जिन जिन मुल्कों में, इवन हमारे मरी में भी हम करते हैं, आप जो कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो स्प्रिंकल करते हैं उसके ऊपर, स्नो के ऊपर। गाड़ियां फिर रही होती हैं, वो साल्ट भरा होता है गाड़ियों में, पिसा हुआ ग्राइंड साल्ट, और वो स्प्रिंकल करते जाते हैं, और वो जो आपकी स्नो है वो मेल्ट करती जाती है। भाई वो क्यों मेल्ट कर गई? एक्चुअली क्या था कि स्नो जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो फ्रीज होता है, स्नो बनता है 0 डिग्री पे, और मेल्ट भी 0 पे ही होता है। आपको पता है ना कि जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है सेम होता है, क्योंकि 0 से अगर आप ऊपर जाना शुरू करेंगे तो 0 से 1 की तरफ, तो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी स्नो, पानी लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, तो 0 पे ही वो फ्रीज होगी, सॉलिड बन जाएगी। मगर वहां पे वो अब लिक्विड नहीं बन रही, बर्फ पड़ी है, क्योंकि टेम्परेचर 0 से भी कम है, -5 -6। ये आजकल आपने देखा होगा मुल्कों में -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। वहां पे वो स्नो को मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट तो उसने 0 से ऊपर होना है, तो -40 पे कैसे मेल्ट कर दिया? आपने उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लोअर कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर दिया, यानी अब वो -40 पे, -20 पे, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्नो जो है वो जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगी, वो साल्ट के ऐड करने से। आपने क्या किया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो था उसको आपने लोअर कर दिया। इसी तरह आपने वो जो रॉक है
नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के, उसके ऊपर पानी डाल के उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर कर दिया। यानी जब उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो गया तो उस लोअर मेल्टिंग पॉइंट पे वो रॉक मेल्ट हो गई और मैग्मा बन गई। अच्छा, तीसरी तरह का जो मैग्मा बनता है वो होते हैं हॉट स्पॉट्स। वो ये है कि हीट हीट इतनी ज्यादा है कि ये जो आपकी रॉक्स हैं वो मेल्ट कर गई और लिक्विड बन गई, और वो लिक्विड बन के अर्थ में से प्रेशर के साथ बाहर आ गई। तो ये इस तरीके से मैग्मा बनता है। किससे बनता है? रॉक से। और मैग्मा के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मैग्मा नीचे से आता है मेंटल से, तो जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी जो लोअर सरफेस है उसके साथ टच करता है तो वो उसको भी पिघला देता है, मेल्ट कर देता है, क्रस्ट की निचली साइड को, ठीक है। और वो वहां से फिर जहां से कोई क्रैक्स होते हैं, रप्चर्स होते हैं जमीन में, वहां से बाहर निकल आता है। अच्छा, ये उसको उसको इस तरह पिघला देता है जैसे आप समझें कि ये वैक्स है ना, मोम। अगर आप एक बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला उस वैक्स के ऊपर डाल दें तो क्या होता है? वो वैक्स मेल्ट करना शुरू कर देती है। तो समझें कि जो नीचे से मैग्मा आ रहा है ना मेंटल से, ये बर्निंग कोल है, और जो अर्थ की सरफेस का लोअर पार्ट है वो वैक्स है। जब वो बर्निंग कोल उसको टच करेगा तो उसको भी पिघला देगा, उसको भी मैग्मा बना देगा, और वो जमीन से बाहर निकल आएगा। अब ये है कि ये मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरीके से मैग्मा बनता है और इसकी इरप्शन किस तरीके से होती है। अब ये आपका क्वेश्चन था कि ये राइज कैसे करेगा, जमीन से ऊपर कैसे आएगा। तो ये देखें, मैग्मा जो है इसके अंदर एक तो ये डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं। मैंने 3 गैसेस के आपको नाम बताए, ठीक है। और एक ये मैग्मा खुद जब जब रॉक लिक्विड बनती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है यानी उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, उसके इर्द गिर्द जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये जो मेल्ट हो गई है रॉक, मैग्मा बन गया है, इसकी डेंसिटी कम हो गई है। अब जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आता है, ठीक है। एक तरीका, एक वजह तो ये है इसके ऊपर आने की कि राइज कैसे करता है। डेंसिटी कम होने की वजह से किसकी निस्बत? सराउंडिंग रॉक्स की निस्बत इसकी डेंसिटी कम है। सराउंडिंग रॉक्स की डेंसिटी ज्यादा है, मैग्मा की डेंसिटी कम है, ये ऊपर आएगा। आप कहेंगे वो कैसे डेंसिटी कम ऊपर आएगा? आप एक तजर्बा करें। आप एक बर्तन में पानी डालें और कार्क नहीं होता, कार्क, कार्क को आप अपने हाथ से उस बर्तन में नीचे बॉटम तक लेके जाएं, फिर लेट इट गो, हाथ छोड़ दें और देखें वो कार्क ऊपर आ जाएगा। वो आपने तो नीचे बॉटम पे छोड़ा था, वो ऊपर आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि कार्क की डेंसिटी कम है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फासले फासले पर हैं, मगर जो वाटर है इर्द गिर्द उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसने उसको जिसकी डेंसिटी कम है ऊपर उठा दिया है। इसी तरह रॉक्स की डेंसिटी ज्यादा है, मैग्मा की डेंसिटी कम है, रॉक्स उसको ऊपर उठा देती। एक तो ये है। दूसरा, जो उसमें गैसेस होती हैं, 3 तरह गैसेस जो मैंने बताई थी आपको, ये गैसेस जब उसके अंदर, मुझे आप बताएं, जब आप गुब्बारा जो है, बैलून जो है, उसमें जब ब्लो करते हैं, उसको भरते हैं, तो वो लाइट होके ऊपर उठता है ना, ठीक है। अब जब ये गैसेस उसके अंदर, मैग्मा के अंदर होंगी, उसको फर्दर लाइट कर देंगी, हल्का कर देंगी, तो वो मजीद ऊपर उठेगा। एक वजह ये। एक और वजह भी है इसके ऊपर आने की। देखें, एक लिक्विड है, एक ऊपर
अर्थ क्रस्ट सॉलिड है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। वो जब प्लेट्स वो रॉक्स जो मेल्ट नहीं हुई, उन्होंने जब लिक्विड के ऊपर ऐसे प्रेशर डाला, दबाया उसको, तो लिक्विड किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना। फिर वो ऊपर जाएगा तो वो क्रैक्स में से रास्ता निकालेगा और बाहर निकल आएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर बाहर निकल आएगा। ठीक है जी। इस तरीके से मैग्मा जो है वो बाहर आएगा। जब मैग्मा बाहर आएगा तो फिर क्या बनेगा? देखें, दो तरह का मैग्मा होता है। मैंने आपको बताया था, एक में 50% सिलिकेट होगी। ये सिलिका या सिलिकॉन से कंफ्यूज ना हो, ये जो आपकी रेत है ना, रेत, आप कभी गर्मियों में दोपहर को रेत के टीले पे जाएं तो आपको उसके अंदर बहुत सारे, जिस तरह तारे चमक रहे होते हैं, चीजें चमकती नजर आती हैं, वो सिलिका होता है। तो ये एक मैग्मा है जिसमें 50% सिलिकेट है, एक मैग्मा है जिसमें 70% सिलिकेट है। जिसमें 70% सिलिकेट है वो बहुत डेंस है, बहुत डेंस है, बहुत गाढ़ा है, और उसके अंदर गैसेस बहुत ज्यादा हैं, वो रिच है गैसेस में। और जब वो गाढ़ा होगा और गैसेस उसके अंदर रिच होंगी और उसके ऊपर उसको कोई जगह बाहर निकलने को नहीं मिलेगी, तो वो गर्म होता रहेगा, गैसेस ज्यादा बनती रहेंगी, प्रेशर बहुत बनता रहेगा। जब उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बनता रहेगा, बहुत ज्यादा बनता रहेगा, बिकॉज ऑफ द गैसेस एंड बिकॉज ऑफ इट्स विस्कोसिटी, तो वो एक दिन इरप्ट करेगा। कुछ वोल्केनोज इरप्ट करते हैं, यानी वो प्लूम की, जिस तरह एक प्लूम होता है किसी परिंदे का, इस तरह आपने देखा लंबा सा पर होता है, इस तरह बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ऐश। क्या करता है, वो जो गैसेस इतनी ज्यादा बन जाती हैं, वो जो मैग्मा होता है उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देती हैं, उसको तोड़ के पीसेस बना देती हैं, ऐश बना देती हैं, और वो जमीन को फाड़ के ऐसे कितनी हाइट पे ऐश जाती है। तो ये इसको एक्सप्लोसिव इरप्शन कहते हैं, दो तरह की। यानी ये उसमें होगी जिसमें सिलिकेट 70% होगा। एक होती है इफ्यूजिव इरप्शन। इफ्यूजिव इरप्शन ये है कि 50% सिलिकेट है, वो जो मैग्मा बना है उससे वो इतना डेंस नहीं है, उसमें जो गैसें बनती हैं वो इजीली आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एस्केप करती रहती हैं, बाहर निकलती रहती हैं। ये जो पहले वाला था जिसमें 70% सिलिकेट थी, इसमें गैसेस अंदर ट्रैप हो गई थी, तो उन्होंने एक दफा एक्सप्लोड किया, पटाखा बजा और बाहर निकला वो। मगर ये जो है 50% सिलिकेट वाला मैग्मा, इसमें से गैसें आहिस्ता आहिस्ता एस्केप करती रहती है, निकलती रहती है, इसका इतना प्रेशर नहीं होता। चुनाचे जब ये जमीन से निकलता है तो ये बाहर निकल के इन द फॉर्म ऑफ लावा इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। पहली केस में लावा नहीं बनता, वो ऐश बनती है। दूसरी केस में इफ्यूजिव इरप्शन में लावा बनता है। वो लावा कैसे बनता है? ये मैग्मा जब बाहर निकलता है और इसमें से गैसेस निकल जाती हैं, गैसेस निकलने के बाद जब ये जमीन पे फ्लो करना शुरू कर देता है, तो फिर हम इसको लावा कहते हैं। अब हम इसको मैग्मा नहीं कहेंगे। और ये वो लावा है जो बार बार जब वो इरप्शन होगी, वहां से वोल्केनो की मैग्मा बार बार निकलेगा, तो उससे ये पाइल अप होता होता, एक्यूमुलेट होता होता एक माउंटेन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये राइज करता है ऊपर को मैग्मा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा की कंपोजिशन समझा दी है, मैग्मा बनता कैसे है, 3 तरीके वो बता दिए हैं, मैग्मा राइज कैसे करता है वो बता दिया है, वोल्केनो इटसेल्फ होता क्या है वो भी बता दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो आपका क्वेश्चन था उसको मैंने कोशिश की है अच्छे तरीके से एड्रेस करने की। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।